हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3, उसके बाद आपके लिए हमें लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। चैप्टर बड़ा है, 7 मार्क का चैप्टर, इसलिए इसके लिए हमें 4 लेक्चर रख रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज इतना लेंथी लेक्चर नहीं होगा, 15-20 मिनट का आपका लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद आपको चैप्टर खत्म होगा और नेक्स्ट लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को पूरा देखिए। आपका कुछ डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 हम आज शुरू करने वाले हैं। तो इसका रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे थे। कौन कौन से पॉइंट्स थे? बहुत सारे पॉइंट हमने देखे थे, सारे प्रोसेस लगभग देख लिए थे। एक दो प्रोसेस हमारे रह चुके होंगे और बाकी के भी कुछ हमने पॉइंट देखे हुए थे। ठीक है, तो प्रोसेस के तरफ जाते हैं सीधा, ज़्यादा देर नहीं गवाते। पहला प्रोसेस है हमें साइक्लिक प्रोसेस। इससे पहले जो 6 प्रोसेस है, 6 प्रोसेस हमने देख लिए हैं। कौन कौन से 6 है? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आइडियाबैटिक है। और उसके बाद आपको ये लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो है आपका साइक्लिक प्रोसेस। क्या दिया है इसमें उन्होंने? द प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड अगेन प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स बाय 2 डिफरेंट पाथ्स इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। मतलब इससे पहले भी हमने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनवा दिया था, A + B गिव्स C किया था और C गिव्स A + B भी किया था। लेकिन उन दोनों में हमें एक ही पाथ हमने फॉलो किया था, मतलब उसी पाथ से जा रहे हैं, उसी पाथ से आ रही है। ये सेकंड वाली जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, ये आपको एक साइक्लिक वे में होती है। मतलब आप अगर फॉरवर्ड वे से गए तो आप रिवर्स वे से आगे पीछे आएंगे। लेकिन अब जो आपको एक रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में जो आपका पाथ जनरेट होगा, ये आपका एक साइक्लिक पाथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मतलब क्या, फर्स्ट प्रोडक्ट का आपको कन्वर्ट करके आपने उसको सेकंड में बना दिया बाय फर्स्ट पाथ, देन वो आपको सेकंड पाथ से वापस फर्स्ट में मिल जाएगा। इसमें अगर हमने देखा तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी बदल नहीं होगा। चेंज इन डेल्टा U इज इक्वल टू 0। पीवी डायग्राम हमें यहाँ पर है, इसका 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये लास्ट वाला प्रोसेस है। लगभग यहाँ पर हमने 7 प्रोसेस देखे। कितने प्रोसेस? 7 प्रोसेस। 7 प्रोसेस में से एक प्रोसेस क्या क्या आएगा? इसका पीवी डायग्राम आ सकता है, इसका डेफिनेशन आ सकता है, इसका हीट, वर्क डन, प्रेशर, जो भी आपने कैलकुलेट किया ये सारे इक्वेशन आ सकते हैं। इतना प्रिपेयर कर दीजिए, आपको बोर्ड के लिए कंपलसरी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके क्वेश्चन बनेंगे कितने? 10-12 क्वेश्चन तो आपको ऊपर से बन सकते हैं। 10-12 में से अगर आपको 2-3 मार्क कंपलसरी मिल रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से ये इक्वेशन गलती से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये हमने स्किप कर दिया तो आपके मार्क्स स्किप हो सकते हैं। और करके हमने यहाँ पर और एक डेफिनेशन इसका दिया है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए पाथ फंक्शन। यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होती। इंटरनल एनर्जी, पाथ आपका कौन सा भी हो, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आपकी कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद आगे वाला जो है वो हमें पॉइंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। उसके अगेंस्ट आपको 2 स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट क्या दिखाते हैं वो भी हमें रिगार्डिंग हीट ही स्टडी करना है। यहाँ पर हीट का स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पहला लॉ क्या देखा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा क्या है? इसमें आपको 2 स्टेटमेंट है, एक है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा है आपका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन स्टेटमेंट। तो इन दोनों में आपको एक पूछा जा सकता है। 2024 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए। It is impossible to convert all the heat energy into work. Some amount of heat will loss. ये आपका है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मतलब इनका क्या सोचना है कि आपकी जो बाय फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, उसमें से हम कुछ स्टेट में ऐसा दिखाते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी 0 हो जाती है। मतलब क्या, सारी जो हीट है, सारी हीट आपकी W में चली जाती है वर्क डन में। तो ये आपका इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता, ये हो नहीं सकता। कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट आपकी लॉस होगी ही होगी, चाहे वो आपकी सिस्टम ले ले, चाहे वो आपका रिजर्वायर ले ले, चाहे वो आपका एनवायरमेंट ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन आपकी सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ड। ठीक है, उसके बाद आगे वाला स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू द वार्मर बॉडी।
आपके हीट के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक कोल्डर से वार्मर तक फ्लो हो जाए। पॉसिबल क्या है, द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ हीट जो हमने देखा था, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क having been done to accomplish this flow। अगर आपको ये फ्लो करवाना ही है कोल्डर टू हॉटर बॉडी, तो आपको एक एक्सटर्नल वर्क डन इसमें इंटरफेयर करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद क्या दिया है, दिस मीन्स दैट एनर्जी विल नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट, क्लॉसियस क्लैपेरॉन का स्टेटमेंट, इसमें इन्होंने क्या दिया है, इट स्टेट्स दैट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट कोल्ड टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट कोल्ड टेम्परेचर में है उसका स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट एट द हायर टेम्परेचर एट द ग्रेटर देन दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर ये पॉसिबल करवाना है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना ही पड़ेगा। इसमें हमें और कुछ चीजें देखने हैं, QH QC W, ये हम इसमें कुछ इंटरफेयर करते हैं। QH क्या है, हीट एब्सॉर्ब्ड, QC क्या है, हीट रिजेक्टेड सप्लाइड टू द कोल्ड रिजर्वायर, और QH है आपका हॉट रिजर्वायर, W है वर्क डन बाय द सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ का आपका स्टेटमेंट है, हीट Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन डेल्टा U प्लस W। तो हीट क्या है, हीट कौन देता है, हीट देता है आपका हॉट रिजर्वायर। इंटरनल एनर्जी से हम किसे कहते हैं, QC को कहते हैं, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी किसकी चेंज होगी, कोल्ड रिजर्वायर की एनर्जी चेंज होगी बाय एब्सॉर्बिंग द हीट ऑफ द हॉट रिजर्वायर, ठीक है, दैट इज द QC प्लस W का, तो W है रहेगा वर्क डन। आपको इक्वेशन मिलता है QH इज इक्वल टू QC प्लस W। उसके बाद हम निकालेंगे इफिशियंसी, इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होता है हमारा, दैट इज द वर्क डन। इनपुट क्या होता है, हॉट रिजर्वायर से जो हमने हीट एब्सॉर्ब की वो QH। यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल गया, लेकिन वर्क डन क्या होता है आपका, QH माइनस QC होता है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। क्या होगा इक्वेशन, QH माइनस QC अपॉन QH। हमने जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट करवा दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेट करवा दिया तो क्या होगा, QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन QH। QH गेट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस QC अपॉन QH आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे ईटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC अपॉन QH, ये आपका यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी बाय फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम देखेंगे द टर्म ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, देखा ही हमने, आप सभी लोगों के घर में आपको रेफ्रिजरेटर होगा, आप सब लोग यूज करते होंगे, उसका फंक्शन आपको पता होगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट है घर वाले वो ठंडे रखने के लिए उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं फ्रिज में। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा एक दिन के लिए रह सकता है उसे हम 4 दिन के लिए रखवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिज बाय रेफ्रिजरेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यह होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रिज लाइक एज दिस। ऐसा नहीं होता लेकिन इस फॉर्मेट में होता है, ये सारी कंपोनेंट आपको उसमें मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपको इवापोरेटर कॉइल मिल जाएगी, एक्सपांशन वॉल मिल जाएगा, कंडेंसर मिल जाएगा, कंप्रेसर मिल जाएगा, लो प्रेशर मिल जाएगा, हाई प्रेशर मिल जाएगा। तो क्या है इसमें कौन कौन से टर्म है, पहली बात आपका जो फंक्शनिंग है कहाँ से शुरू होता है, आपका जो फ्रिज है वो फ्रिज इस तरफ से काम करता है। मतलब क्या, एक होता है हॉट रिजर्वायर, एक होता है कोल्ड रिजर्वायर। अगर आपको सब्सटेंस को हॉट करवाना है, सब्सटेंस को कोल्ड करवाना है, कुछ भी करवाओ, आपको एक्सटर्नल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपने अगर देखा तो आपका सबसे मेन पार्ट होता है आपका कंप्रेसर एंड द कंडेंसर। ये आपके 2 मेन पार्ट होते हैं, ये 2 मेन पार्ट के थ्रू आपका जो फ्रिज है वो फ्रिज वर्किंग करता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे K की वैल्यू, K को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो आपकी वैल्यू आपको मिलते हैं QC अपॉन W। W मतलब क्या, दैट इज द वर्क डन, दैट इज द आउटपुट। QC क्या है, हीट जो आपके कोल्ड रिजर्वायर ने ली थी, हीट एब्सॉर्ब्ड है, वो आपकी यहाँ पर है। तो W की वैल्यू क्या होती है, QH माइनस QC, QH माइनस QC यहाँ पर रख दी, तो K की वैल्यू आपको मिलेगी QC अपॉन QH माइनस QC। वहां पर क्या होगी कंडीशन, QC इज ग्रेटर देन QH, ये आपकी कंडीशन होगी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज इक्वल टू QC अपॉन QC माइनस QH, ये आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखा, इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या पॉइंट है, K का फॉर्मूला आप यहाँ पर रिमेंबर करवा दीजिएगा, प्रिपेयर करवा दीजिएगा DPP के लिए, बाकी के पॉइंट कुछ
कुछ अगर नहीं किए तो भी चल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे द टर्म ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या देखेंगे? कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। ये कार्नोट साइकिल क्या था, कार्नोट इंजन क्या था, इसकी टर्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको आप यहाँ पर एक पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम को पहले से समझ लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर आप आपको एक स्क्वायर शेप में मतलब एक फ्लो चार्ट के टाइप में पीवी डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ABCD इसका फ्लो रेट है। यहाँ पर हम QH हीट एब्सॉर्ब भी करते हैं, QC हमारे सिस्टम हीट रिजेक्ट भी करते हैं। ABCD क्या करो सबके 4 डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम है, P1 P1 V2 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 P2 V3 P3 P4 V4 P4। ये आपके 4 डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम है। अगेन हम अगर देखें तो AB हमारा क्या प्रोसेस होता है, इसमें A से B तक हम जाएंगे, AB पाथ में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, यहाँ पर आपका होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। यहाँ पर PV लिखना तो भूल गए। पहली बात, आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। एक्सपांशन मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हमें वॉल्यूम बढ़वाना है। बढ़ गया क्या? ये वॉल्यूम पहली केस में इधर था, इधर केस में इधर गया, वॉल्यूम बढ़ चुका है, इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सेकंड, BC पाथ में हमें क्या करना है? B से जब C पर आएंगे क्या होगा? BC में एडियाबैटिक एक्सपांशन। मतलब क्या? यहाँ पर एडियाबैटिक मतलब क्या? Q इज इक्वल टू 0। हीट ट्रांसफर नहीं करना, हीट एक दूसरे को नहीं देना है। एक्सपांशन मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, B से C तक जाएंगे, Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सपांशन में हमारी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। उसके बाद CD हमारा जो थर्ड पाथ है, CD में हम क्या कर रहे हैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन। वॉल्यूम कम हो जाएगा। आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये जो हमारा वॉल्यूम था, C से हम D तक आए, इतना वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो चुका है। उसके बाद D है हमारा जो लास्ट पाथ है, D से E तक A तक जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपांशन। मतलब क्या? मतलब हमारा इस टाइप में जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ेगा। एडियाबैटिक म्हणजे हीट ट्रांसफर नहीं होगा आपका, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा आपका, वॉल्यूम बढ़ा है। क्या? यहां से हम यहां तक गए, मतलब हमने डायग्राम कुछ इस तरह से निकालनी थी। ये पॉइंट हमारा यहां शिफ्ट होना चाहिए था। इस तरह से हमारा इतना वॉल्यूम बढ़ चुका होता, वो एक्सपांशन हो चुका होता है, उतना आप करेक्शन करवा सकते हैं। TC आप लोगों को पता है, TH है टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, TC है टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, हमारा एक यहाँ पर इफिशियंसी का फॉर्मूला है, कार्नोट कंडीशन लेकर आते हैं, N इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। दिस इज द कार्नोट कंडीशन, इंपॉर्टेंट फॉर CET बोर्ड के लिए। आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है और नीट में भी क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला हम यहाँ पर साइकिल देख रहे हैं, साइकिल का नाम है द साइकिल ऑफ स्टर्लिंग साइकिल। क्या है? स्टर्लिंग साइकिल। पीवी डायग्राम हमने यहाँ पर निकाल दिया है, लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा कि अगर हमने यहाँ पर ये डायग्राम देखा तो डायग्राम जो बुक में है वही हमने यहाँ पर कॉपी किया है, लेकिन ये डायग्राम कुछ हमारा यहाँ पर हमें गलत लगता है। क्यों गलत लगता है वहां पर देखते हैं, लेकिन बोर्ड वालों ने उसमें कोई भी चेंज लास्ट 4 ईयर से नहीं किया है, इसलिए हमें वैसा के वैसा ही आपको दिया हुआ है। पहली प्रोसेस हमें क्या है, यहाँ पर AB पाथ हम जब फॉलो करते हैं, AB A से B के अकॉर्डिंग, 1 मिनट, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर D होगा। ठीक है, इसका रिगार्डिंग आपको कुछ पाथ मिलेगा। AB में क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। मतलब क्या? थर्मल मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सपांशन मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर का यहाँ पर कोई चीज नहीं है, वॉल्यूम बढ़ता है। क्या? A से B तक गए, वॉल्यूम इतना हमारा बढ़ गया। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में हमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ गए, इसमें वॉल्यूम हमें कांस्टेंट मिल गया, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। थर्ड वन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कंप्रेशन मतलब क्या? ये पिस्टन हमारा नीचे जाएगा। पिस्टन नीचे जाएगा मतलब क्या? वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या देखते हैं यहाँ पर, C से D तक जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर हमारा इधर से इधर तक, मतलब इतना प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और लास्ट वाली जो कंडीशन है, आइसोबारिक हीट एक्सपांशन। पहली बात, आइसोबारिक हमें किसे कहते हैं? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड वन, हीट एक्सपांशन मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या इस पॉइंट में?
डी से ए तक जाते समय ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है। और इस समय हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है क्या? तो नहीं, प्रेशर हमारा इतना बढ़ रहा है डी से ए तक जाते समय, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि इतना जो है हमारा लास्ट वाला पाथ डी से ए तक, यहाँ पर कोई करेक्शन होना चाहिए, लेकिन करेक्शन नहीं है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि लास्ट 4 ईयर से ऐसा ही कार्य किया जा रहा है, इसमें कोई करेक्शन उन्होंने नहीं किया है। इस लेक्चर में यह हमारा था लास्ट वाला पॉइंट थर्मोडायनेमिक का। यहाँ पर हमारा थर्मोडायनेमिक एंड होता है। आगे वाले लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग लेक्चर बनेगा। बहुत बड़ा नहीं, 7 मार्क का चैप्टर है, आपको 20-22 मिनट का लेक्चर बनेगा, ठीक है। उसे आप अटेंड कीजिए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।